जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। आज हमारी क्लास 7th है, डे 7 हमारा टॉप 60 टॉपिक का आज हमारी क्लास का है। इसमें हम यूनिट 9 को पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने यूनिट 9 की 3 रचनाएं देखी थी, लेकिन 3 रचनाएं देखने में हमारी जो लास्ट वाली रचना थी उसका कुछ पार्ट हमारा छूट गया था, तो हम पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। तो लास्ट वाली जो रचना क्योंकि पढ़ रहे थे, एक्चुअली उसमें लाइट चली गई थी हमारी, तो वाईफाई वगैरह बंद होने के कारण पूरा क्लास ऑफ हो चुका था। तो इसको हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। शिव मूर्ति वाली जो निबंध हमारा है वो हमने यहाँ पर देखा था, और उसमें हमने प्रमुख उद्धरण हम देख रहे थे रहेंगे। शिव मूर्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें जो मूर्तियों का जो क्रम है और किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर मैं फैक्ट के रूप में आपको लिखा के समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ टाइप किए हुए नोट्स में पॉसिबल नहीं है कि हम इनको लिख आपको दे पाए ना। इसलिए जो मूर्तियों का जो प्रकार यहाँ पर बताया गया है, या जितने प्रकार की मूर्तियाँ बताई गई है, उन पर अगर डिस्कस करें तो पहली मूर्ति का जो है वो धातु की मूर्ति है। किसकी है? धातु की। धातु की मूर्ति की बात की गई है। किसकी की गई है? धातु की मूर्ति की बात है ना, धातु की मूर्ति। उसके बाद अगली जो मूर्ति है हमारी, उसमें रत्नमयी की मूर्ति, रत्नमयी, रत्नमयी की मूर्ति की बात की गई। तीसरी जो हमारी मूर्ति की बात की गई है यहाँ पे, मृत्तिका की। किसकी? मृत्तिका, मृत्तिका की मूर्ति की बात की गई है। चौथी जो हमारी है वो गोबर की मूर्ति की बात की गई है, गोबर की मूर्ति की बात की गई है। पांचवी जो बात की गई है वो पारे की मूर्ति की बात की गई है, और छठी जो लास्ट है वो पाषाण की मूर्ति की बात की गई है। तो आपको कभी पूछ ले कि शिव मूर्ति निबंध में किन 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 मूर्तियों का जिक्र हुआ है, आपको बताना है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते सॉरी सॉरी स्टूडेंट, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो आप बता पाओ कम से कम। तो पहली है धातु की मूर्ति, दूसरी है रत्नमयी की मूर्ति, तीसरी मृत्तिका की मूर्ति, चौथी गोबर की, पारे की और पाषाण की। इन मूर्तियों का यहाँ पर जिक्र हुआ है ना। फिर बाकी उनके रंग जो बताए, तो श्वेत, लाल और काला जो रंग है, इन पर अभी हम डिस्कस करेंगे, वो आगे हमारे इसमें आने वाला है ना, हमने उसको करा। बाकी मैं आपको कुछ उद्धरण यहाँ पर बता चुका हूँ था, और ये उद्धरण उद्धरण यानी कुछ प्रमुख पंक्तियां इस निबंध की है ना। ये जो ऐसी पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, देखो इनको नहीं भूल सकते। पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, या मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, है ना, ताकि आप लोग जाकर वहां पर कमेंट बॉक्स में चीज़ों को टेलीग्राम पर जाकर ये सारे नोट्स डाउनलोड कर पाओ, है ना, और सारे नोट्स या सारी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही है, प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, है ना, ताकि एक जो सुधार की गुंजाइश है वो हमेशा बनी रहे, कि भाई सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए ना, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देते तब तक टीचर को भी पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में हमारी क्लास जा रही है ना। चलो बात करते, तो इसकी कुछ उद्धरण यानी कुछ पंक्तियां बच गई थी, उन पे बात करते। प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें, यानी हमें जो हमारे ज्ञान का अभिमान है वो हम खो दें, यानी कि वो हम कम कर दें, तभी हमें प्रेममय परमात्मा मिलेगा। तो ये पंक्ति अगर देकर आपसे पूछ ले कि किसकी पंक्ति है, तो आप बता पाओ शिव मूर्ति निबंध की ये पंक्तियां हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। यानी कुल मिला के कि भाई जैसे इस धरती पर अगर धरती है तो मिट्टी है, सीधी सी बात है, और पानी भी हर जगह लगभग आपको मिल जाएगा, अभाव कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। तो फिर आपको ईश्वर का भी वियोग कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, ये बता रहा है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मन मंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है, इसके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। देखो एक चीज क्या बताइए, जैसे यहाँ पर शिव मूर्ति निबंध में बताया क्या है कि दो तरीके की विचारधाराओं की बात इन्होंने आपको देखने को मिलेगी। कौन सी दो तरह की विचारधारा? एक तो वो जो ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, हमें केवल ईश्वर को अपने मन से, जैसे कबीर विचारधारा, जैसे जो संत शाखा के कवि है उनकी विचारधारा की बात यहाँ पर करी है ना। और दूसरे वो जो जैसे हमारे सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति या कृष्ण भक्ति, उन्होंने कहा कि यार नहीं ठीक है, आप आपके आधार पर, आपके मन में, आप आपके चिंतन में, सत्संग से, भगवान को नाम जप करने से आप भगवान को मान रहे हो। लेकिन एक और है कि भाई आप किसी मूर्ति रूप में अगर भगवान को मान रहे हो तो वो भी कल्पनाकारी जो है वो बड़ी प्रभावशाली आपकी चीज़ें हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों विचारधारा को बताने का प्रयास किया। मूर्तियों को रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, जैसे
मुख्य रूप से श्वेत, लाल और काला। मूर्तियों के 3 रंग बताए गए हैं, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है। अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि इन चीजों को नहीं भूलना है। जो अभी मैंने ऊपर आपको मूर्तियों के प्रकार बताएं वो आपको याद रखना कि पाषाण की है, गोबर की है, रत्नमयी की है, किसकी है, धातु की है, मृत्तिका की है या पारे की, किसकी मूर्ति, ये आपको याद रखना। दूसरा ये आपको यहाँ पर याद रखना कि मेरे भाई श्वेत, लाल और काला रंग मूर्तियों का 3 रंग बताए, एक श्वेत रंग, एक लाल और एक काला। अब ये तीनों रंग की क्या विशेषता, ये भी कहीं कहीं बार पूछा जाता है। तो श्वेत जिसका अर्थ है परमात्मा शुद्ध है। देखो श्वेत हमेशा क्या है, एकदम शुद्ध होता है, एकदम बिल्कुल शांति का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। सफेद, श्वेत यानी सफेद है ना, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी के मेल नहीं है। यानी कि अगर देखो हम सफेद कपड़ा अगर पहनते हैं तो हमें पता है कि श्वेत जो कलर होता है उस पर अगर कोई धब्बा हल्का सा भी है तो वो दिखता है। तो यानी अगर श्वेत पूरा सफेद दिख रहा है, शुद्ध दिख रहा है, तो यानी वो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, या वो किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध है ना। तो ये श्वेत की बात की गई, यानी श्वेत का अर्थ यहाँ पर परमात्मा के शुद्ध और स्वच्छ आचरण से बताया गया है। यानी एक मूर्ति का रंग कैसा हो सकता है, श्वेत हो सकता है, जिसका क्या अर्थ हो सकता है ये मैंने बताया। दूसरा, अगर लाल रंग की मूर्ति होती है तो जो रजोगुण का धर्म है, ऐसा कौन कह सकता है कि वह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है ना। तो रजोगुण की बात यहाँ पर करता है। और तीसरा रंग, अगर मूर्ति का काला रंग है तो उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उनकर और रंग क्या चढ़ेगा, है ना। यानी कुल मिला के वो बात कह रहा है कि भाई अगर काले रंग की मूर्ति है, यानी कुल मिला के कि अब इसमें और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। वो तरीके से अपने आप में क्या है, एक तरीके से पक्के है अपने आप में, वो अपना एक विचार जो है वो पक्का विचार है, ये बात यहाँ पर हो रही है। तो ये चीजें जरूर याद रखना, तीनों रंगों का और तीनों रंगों की विशेषता, ये बहुत पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है। लिंगाकार यानी जो शिवलिंग के आकार की होती है ना, इस प्रकार की शिवलिंग के आकार की हमारी लिंगाकार होती है ना, ये पूरा एक शिवलिंग होता है जिसमें हाथ पांव मुख नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमने साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न किसी यथा तथा प्रतिकृति मानते, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग गांव देहात से हो या गांव देहात को जानते हो, तो जब हमारे गांव पे कभी कोई ट्यूबवेल वगैरह यानी होल जिसे हम कहते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाया जाता है, कहीं कुआं खोदा जाता है, या हम खेतों पे, अधिकतर घरों में तो नहीं लेकिन खेतों में अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो खेती किसानी से लेकर है, तो जिसमें कुआं अगर खोद रहा है इंसान, ट्यूबवेल वगैरह लगा रहा है, या फिर वहाँ पर मोटर रखना निकालना, ये चीज़ें करता है, तो वहाँ पर आसपास जो भी पत्थर बन पड़ा रहता है उसको अच्छे से धो धा के वहाँ पर एक छोटा सा उटला बना के वहाँ पर बिठा दिया जाता है। उनको गणेश जी कहते हैं, गणपति है ना। तो क्या उस पत्थर में गणेश जी आकर विराजमान है क्या? नहीं, लेकिन ये हमारी भावना है। हम क्या कहते हैं कि कोई भी नया काम करने से पहले गणेश की पूजा की जाए, भगवान गणेश की पूजा की जाए। तो हमारी भावना ऐसी हो जाती है कि यार हम अगर कोई कुएं का काम चला रहे, कोई ट्यूबवेल लगा रहे या उसकी मोटर चला रहे, तो हम वहाँ पर कम से कम साल में 2-3 बार जब मोटर निकालते रखते हैं या फिर कोई त्योहार वगैरह होते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हम लोग करते हैं, अगर डेली नहीं करते तो ये चीज़ें एक पत्थर को उसके ऊपर सिंदूर वगैरह लगाकर बर्फ वगैरह चिपका के, ये सारी चीज़ें से क्या होता है, एक थोड़ा सा एक प्रेममय भाव होता है। तो वही चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई है ना। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है, ये बात यहाँ पर की गई है। तो ये याद रखना, ये पंक्तियाँ आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? इन पंक्तियों को 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी कि हाँ ये पंक्ति मैंने शिवमूर्ति निबंध में पढ़ी थी और ये शिवमूर्ति निबंध की पंक्ति है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन तो आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन तो नहीं रुकेगा आपके याद करने या ना करने से, है ना। यह संसार का जाति धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। ये शब्द आया हुआ है मेरे भाई, ये कई बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है, कई बार एमसीक्यूज में ये चीजें दी जाती है, इसलिए इसको याद रखना। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से भाव है कि गंगा हमारे देश के सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी है ना। ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही, तो ये भी याद रखना मेरे भाई। जो छोटी पंक्तियां हैं वो तो सब याद रखना। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप नाम है ना। ये चीजें बताई गई। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है,
और वह विशेष सेवों के धर्म का आधार है। देखो वैष्णव और शैव दो धर्म हमारे यहाँ लगभग माने जाते हैं, या दो ही विचारधारा, लगभग बड़े पैमाने पर ये दो विचारधारा। वैष्णव वो जो भगवान विष्णु या उनके विष्णु के अवतार जो जितने भी हुए उन अवतार की पूजा करते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। शैव वो जो भगवान शिव या उनके जो वंशज हुए या उनके जो यहाँ पर अलग अलग जन्म हुए उन जन्मों को या उनके आधार को मानते हैं। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणादि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वेदनाथ, आनंदेश्वर, खद्देश्वर आदि नाम है ना। अच्छा, इस तरीके से आप देखोगे, कभी आपने सोचा कि हमारे यहाँ ये देवउठनी 11 क्यों मनाई जाती है, या देव सो गए अब कोई नया काम नहीं हो सकता? मेरे भाई हमारे यहाँ की विचारधाराओं ने, जैसे शैव वैष्णव विचारधारा ना, उन्होंने अपना अपना एक वो भी बांट दिया ना कि यार देखो भगवान विष्णु के द्वारा ही कोई अच्छा काम होगा, तो बोले जितने भी शादी ब्याह के जितने भी मतलब ये कार्यक्रम होते ये सब हम इन 6 महीने में करेंगे। बाकी के 6 महीने क्या करेंगे? बोले बाकी के 6 महीने आपको शिव जी के दिए, बोले आपको जितना नशा करना है, जितनी भांग पीनी है, जितना गांजा फूकना है, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक तरीके से हमारे धर्मों में भी उस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। कुछ और पंक्तियां हैं, ये याद रखना, ये लास्ट वाली जरूर याद रखना। पाषाण धातु मूर्तिका का कहना ही क्या है? स्वच्छ तुच्छ पदार्थ केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है ना। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये जो पाषाण की मूर्ति, धातु की या मृतिका की मूर्ति, ये सब एक तरीके से सिर्फ पदार्थ है, तुच्छ पदार्थ है, लेकिन जो हमारे अंदर का प्रेम है ईश्वर को मानने का, बस वही ईश्वर है, इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं दिखाई देता है ना। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ये शिव मूर्ति हमारी खत्म होती है। देखो मैं आपको बहुत सारी पंक्तियां दे रखा हूं और उसमें से इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैं बता भी रहा हूं आपको कि यार ये तो आप कम से कम याद रखना है ना। इन चीज़ों को आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारी बातें हो रही है या ये मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूं, तो इन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पीवाईक्यूज वगैरह के रिसर्च करके आपको बताई जा रही है, इसलिए इन पे बड़ा फोकस करना आप लोग, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने कुछ कहा, सर की बातें मान ली, सर ने कह दिया, हमने सुन लिया और इधर की इधर हमने निकाल दी, ऐसा नहीं करना है मेरे भाइयों, ठीक है। अब आज की जो रचनाएं हमारी होने वाली है उन पर अगर हम बात करें तो इसमें आता है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे हमारी आज की रचना है। और शिव शंभू के चिट्ठे में मैं आपको बता दूं कि शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। 1904 से प्रकाशित होने लगे थे, 1907 तक प्रकाशित हुए, है ना। 11 मार्च 1904 से प्रकाशित हो रहे थे, तो 1907 तक इनका प्रकाशन वर्ष हमें देखने को मिला। लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे का जब ये पूछा जाता कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका प्रकाशन वर्ष मेरे भाई 1905 माना जाता है। कब माना जाता है? ऑलमोस्ट 1905 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। लेकिन ये पूछा जाए कि भारत मित्र पत्रिका कब प्रकाशित हुए, तो 1904 से 1907 के बीच में ये प्रकाशित हुए। ये जो पहला पॉइंट हमारा कहता है। इस दौरान भारत मित्र के संपादक स्वयं बाल मुकुंद गुप्त थे। स्वयं बाल मुकुंद गुप्त का मतलब क्या है? क्योंकि ये शिव शंभू जो चिट्ठे हैं, ये रचना लिखने वाले भी कौन है? हमारे बाल मुकुंद गुप्त है, शिव शंभू के चिट्ठे लिखने वाले। इसलिए ये खुद भारत मित्र पत्रिका के संपादक रहे उस समय, इसलिए इनकी जो ये निबंध है ये भी संकलित उस समय कम से कम 3 साल के ड्यूरेशन में होता रहा। व्यंग्य विनोद की सजीव शैली में लॉर्ड कर्जन, याद रखना शिव शंभू के चिट्ठे में किसका जिक्र हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन का हुआ है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका जिक्र हुआ है, किस वाइसराय का या किस लॉर्ड कर्जन किसका जिक्र हुआ, लॉर्ड वाइसराय, लॉर्ड कर्जन किसका हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता के दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे गए। कितने लिखे गए? 8 चिट्ठे लिखे गए। कलकत्ता की शासन व्यवस्था को व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया गया, याद रखना, क्योंकि उस समय राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, ये भी याद रखना। और 8 चिट्ठे लिखे गए। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये शैलियां जरूर याद रख लेना कि कौन सा समाचार शैली में लिखा गया, कौन सा प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया, कौन सी शैली में लिखा गया, ये चीजें पूछी जाती है ना, तो ये याद रखना है आपको। चिट्ठे शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है, मन बदलाव के लिए वह भांग का सेवन करता है। याद रखना, किसका सेवन करता था? शिव शंभू तो भांग का नशा करता था या भांग का सेवन करता था। ये चीजें आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो शिव शंभू के चिट्ठे इसमें टोटल जो उन्होंने अपने
एक तरीके से जो चिट्ठे लिखे वो टोटल 14 लिखे। टोटल कितने लिखे? 14। अगर आप क्वेश्चन आए कि शिव शंभू के चिट्ठे टोटल कितने लिखे गए, तो 14 लिखे गए। उसमें से जो 8 चिट्ठे हैं वो किसके ऊपर लिखे गए? लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखे गए। लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कर्जन याद रखना। टोटल तो 14 लिखे गए, वैसे 14 चिट्ठे लिखे गए, लेकिन सिर्फ लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन के ऊपर सिर्फ 8 लिखे गए। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको याद रखना। टोटल की बात जब आती है तो टोटल हमारे कितने थे? 14 चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे में आते हैं, लेकिन सिर्फ लॉर्ड कर्जन के ऊपर कितने लिखे गए? तो 8 चिट्ठे सिर्फ लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखे गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 8 चिट्ठों का क्रमानुसार हम चीजों को 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन सा चिट्ठा में क्या क्या दिया हुआ है या क्या क्या उस समय का कालक्रम रहा है। सबसे पहला आता है बनाम लॉर्ड कर्जन। मैं फिर कहूंगा कि ये जो 8 के 8 चिट्ठे हैं, इनको एक तरीके से आपको क्या करना है, एक तरीके से लिख लिख कर याद कर लेना है क्रम वाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनके क्रम वाइज पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखा गया है या कौन सा नहीं लिखा गया। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना, तो आपको याद रखना बनाम लॉर्ड कर्जन उन पहला चिट्ठा है। बुलबुल के बारे में सपने से शुरू ये होता है, बुलबुल का सपना देखने या बुलबुल के बारे में जो स्वप्न उसका होता है, यहाँ से बनाम लॉर्ड कर्जन वाला चिट्ठा शुरू होता है। लॉर्ड कर्जन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा, इस अवधि में 2 काम गिनाने लायक है। यानी जब वो पहला चिट्ठा है, अगर पहला लॉर्ड कर्जन के ऊपर 8 चिट्ठे लिखे गए, ठीक है, करेक्ट, इतना याद हो गया, इतना दिमाग में बैठ गया। फिर जो उसका पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन, उसका नाम क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन नाम दिया। उसमें 5 साल का कार्यकाल रहा और उन 5 साल में सिर्फ 2 काम ऐसे जो हम गिना सकते हैं। पहला, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया और दूसरा, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण और दिल्ली दरबार में क्या अंतर है? दिल्ली दरबार में क्या अंतर? देखो, दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार दर्पण एक पूरा निबंध है जिसमें महारानी को पूरे भारत की शासन सत्ता का ऑफिशियली वो माना गया और उसका एक प्रस्ताव वहां पर था। तो वो दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और दिल्ली दरबार जो है वो बनाम लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था अपने कार्यकाल में ना, जो कि हम शिव शंभू के चिट्ठे में देखते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर रखना है ना। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी इसने कराया, ये भी याद रखना। देखो अभी क्वेश्चन देखो, ये पहले पूछा जाता था कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी रचना में आता है, किसने कराया था, ये चीजें आती है। अब क्या पूछा जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कौन से चिट्ठे में आता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत या वायसराय का कर्तव्य, पूछो मत, ये सारे 3-4 नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा किसमें ये आता है या किसका ये जिक्र हुआ है। इसलिए ये भी याद रखना अब है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी एग्जाम जितने सालों तक होती जाएगी वैसे वैसे थोड़े क्वेश्चन के लेवल बदलते जाएंगे। श्रीमान का स्वागत, दूसरा चिट्ठा क्या है हमारा? श्रीमान का स्वागत। इसमें क्या क्या देखने लायक है? लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त किया, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर से 2 साल उसके लिए उसको बना दिया ना। लॉर्ड कर्जन के पुराने कारनामों का व्यंग्यमयी भाषा में लिखा गया। भाग्यवादी, विवश, लाचार भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर गहरे प्रभाव हमने यहां पर देखा है। फिर आता है वायसराय का कर्तव्य। तीसरा चिट्ठा क्या है इसका? वायसराय का कर्तव्य। क्या है? वायसराय का कर्तव्य। इसमें क्या दिया? जनता के प्रतिनिधित्व का दावा पेश करता है ये। इसमें 1858 के महारानी के घोषणा पत्र को भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार की संज्ञा दी, जिसे भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। किसको? 1858 का जो महारानी का घोषणा पत्र था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद महारानी ने खुद अपने जिम्मे हाथ लिया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। फिर उसने कहा कि अब मैं अपनी पूरी भारत की जो फौलादी दीवार की तरह से एक भारतवर्ष के लिए संज्ञा दी, तो वो एक तरीके से इसलिए दिया कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो ये भारतवासी अपना रक्षक मानते थे। ये चीजें हमें देखने को मिली वायसराय के कर्तव्यों में देखने को मिलता है। फिर आता है पीछे मत फेंकिए। पीछे मत फेंकिए, ये क्या आता है? चौथा क्या आता है? पीछे मत फेंकिए। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन की तुलना कौन से चिट्ठे में की गई? तो पीछे मत फेंकिए, है ना। रावण का स्मरण अंग्रेजों के कर्जन के प्रभुत्व वर्णन से होता है। फिर आता है आशा का अंत। 5वां चिट्ठा क्या आता है? आशा का अंत। कर्जन के दूसरे बार वायसराय बनने पर भारतीयों को की जो उम्मीद थी वह उनके बंबई के पहले भाषण में समाप्त हो गई। यानी
करजन का जो दूसरी बार का वायसराय बनने का जो उम्मीद थी वो क्लियर हो गई, यानी उसमें बता दिया कि हाँ भाई बनेगा, आशा का अंत है ना। भारत, जलवायु और नमक की अजीब तासीर का वर्णन इसमें किया गया। करजन ने इसमें कहा अकाल को अनदेखा कर दिल्ली दरबार आयोजित किया। यानी उस समय क्या हो रहा था कि उस समय पश्चिम बंगाल वगैरह में बहुत 1905 का समय था, 1905-6 के समय पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, यानी इतनी बड़ा अकाल पड़ा कि कई लाख लोग मर गए उस अकाल में, भूख से मर गए। आप सोचो कोई इंसान किसी बीमारी से मरे, किसी और दुर्घटना से मरे चल जाता है, यानी मतलब थोड़ा सा सोचने में भी आता, लेकिन कोई इंसान भूख से मर रहा है, भूख से तड़प तड़प के मरते हैं इंसान, याद रखना। जीव इंसान का ऐसे ही नहीं मर जाता, बड़ा तड़प तड़प के मरता है। तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन था वो भी उसी समय होना था, तो मतलब उसने दिल्ली दरबार में इतना पैसा खर्चा किया था करजन ने, तो ये एक तरीके से आशा का अंत दिखाई दे रहा था कि यार जो इंसान अकाल को नहीं देख रहा है, पहले अपने आयोजक को देख रहा है और बड़े बड़े आयोजक करा रहा है। ये बात हुई। बहुत से पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित भी किया है इसने। महारानी विक्टोरिया को भारतीय माता तुल्य समझते हैं उनके पुत्र, ये चीजें करजन ने इसमें कही। फिर आता है एक दुरासा, छठा चिट्ठा क्या आता है, एक दुरासा, शासन तंत्र की जनता से दूरी का रेखांकित हुआ, शासक और शासित के बीच जीवित संपर्क की हिमायत हुई, ग्वालों के कृष्ण के यहाँ होली खेलने जाने का उल्लेख, चलो आज खेले होली, कन्हैया घर गीत का ये गीत याद रख लेना। ये गीत कौन से इसमें आया ये पूछा जाता है ना, कि चलो आज खेले होली कन्हैया घर, ये गीत पूछा जा सकता है। और इसकी प्रबल संभावना, इस बार मैं इसे 5 स्टार बना रहा हूँ कि ये आप एग्जाम में ये गीत जरूर देखोगे इस बार, है ना। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब पेपर हो जाएगा उस दिन फिर हम बात करेंगे ये गीत आया कि नहीं आया ना। तो ये या तो ये पूछ सकता है कि कौन से चिट्ठे में, चिट्ठे चिट्ठा जो चिट्ठा है उसमें इसमें बात की गई एक दुरासा में, या फिर ये पूछा जा सकता है किस रचना का, है ना। ये दो चीजें पूछी जा सकती है। विदाई संभाषण, विदाई संभाषण क्या है मेरे भाइयों? विदाई संभाषण है जंगी लाट किचनर से विरोध तथा त्याग पत्र को स्वीकारोती के बाद करजन के शासन का अंत इसमें देखने को मिलता है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है। नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख, जिसके गीत गाए जाते हैं, ये विदाई संभाषण में हमें देखने को मिलता है। बंग विच्छेद, अंतिम और लास्ट जो है बंग विच्छेद, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या किया गया, विभाजन किया गया। बंग विच्छेद यानी बंगाल विभाजन का जिक्र इसमें किया गया। सत्ता के जन विरोधी नीतियों की असफलता का जयघोष था। तुगलक की राजधानी बदलने के फैसले से तुलना की। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक जो MBT है उसने भी इसी प्रकार से राजधानियां बदली थी, तो उसकी तुलना करजन से की गई यहाँ पर, क्योंकि उसने भी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लेके आया था। तो ये चीज़ें हमें होती है। ये 8 चिट्ठे हैं, ये 8 के 8 चिट्ठे आपको याद रखना है। ये 8 के 8 चिट्ठों को आपको बड़े अच्छे से तरीके से देखना है ना। ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, अरे क्लियर हुआ? अब ये तो हो गए वो 8 चिट्ठे जो आपको याद रखना है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, कि जो पंक्तियां हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो क्या है, किस तरीके से, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आता है प्रमुख उद्धरण, प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख पंक्तियां। तो एक एक करके प्रमुख पंक्तियां हम देख लेते हैं। कुछ पंक्तियां याद रखनी है और कुछ पंक्तियां आई हुई है उनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। बनाम लॉर्ड कर्जन, बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक स्वयंभू से सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है, आज स्वयंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। ये चीजें किसने कही थी, किस में आई, ये चीजें जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आता है श्रीमान का स्वागत। श्रीमान के स्वागत में क्या आया, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनार है वो होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के तीने भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। ये बात श्रीमान के स्वागत के रूप में कही गई है, ये पंक्ति याद रखना। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तलवारें देखी, मुसलमानों की बादशाहें देखी, अकबर बिरबल खान और तानसेन देखे, शाहजहां का तख्ता ताऊत और शाही जुलूस देखा, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव और होस्टिंग से बोर देखा,
देखा, देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। यानी उसने दिल्ली दरबार में कई लाख हाथियों के साथ जुलूस निकाला था। आप सोच सकते हो, एक तरफ भारत का एक ऐसा प्रांत है जो भूखमरी से मर रहा था और ये जुलूस निकाल रहे थे उसका, है ना। तो ये पूरी इसमें जिक्र हुआ। ये पंक्ति देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी पंक्ति है। वायसराय का कर्तव्य की पंक्ति अगर आप देखोगे तो लॉर्ड माई अपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई, है ना। ये आता, अगर इस प्रकार की पंक्ति आती तो आप बता पाओगे कि ये किसकी है और किस रचना की है। फिर आता है, आज 46 साल हो गए यह दीवार अटल अंचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 को केनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है, वही दीवार भारत की रक्षा करती है, उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। ये चीज़ें इसमें आई। और अगर ये पंक्तियाँ देकर आपसे पूछ ले या कोई फैक्ट यहाँ से पूछ ले, कितने साल, किस तरीके से, तारीख वगैरह, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है, यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जानी थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ता, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरच दौड़कर बनने वाला जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हुई। तो ये पूछा जा सकता है ये पंक्ति किस में हुई। तो याद रखना कि ये पंक्ति हमारे शिव शंभू के चिट्ठे में हुई, है ना। पीछे मत फेंकिए, पीछे मत फेंकिए एक प्रकार से हमारा हिंट है इस रचना में कुछ। उसमें बताया जा रहा है जुलाई 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर बने। ये चीज़ें याद रखना, 1805 को बना था दूसरी बार। फिर आता है, सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय वह अपने समय में बड़ा ही भेद हो गया है। ये चीज़ें याद रखना। संसार में अब अंग्रेजी प्रताड़ अखंड है, भारत के राजा अब आपके हुक्म के बाद उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए चाहे दरबार। ये बात इसमें आती है। ये पंक्ति अगर आपको दे दी जाए, पूछ ले किस रचना की, तो बता पाओगे ना कि किसकी है। किंतु संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने का पर भी अंत में बड़ी भारी एकता थी। ये पंक्ति भी याद रखना कि इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर उसके बाद आशा का अंत, आशा का अंत में भी याद रखना ये पंक्ति किसकी है। ये चीज़ें याद रखना। एक दुरासा, विदाई, संभाषण, भंग, विच्छेद, ये सब याद रखना आपको, है ना। अरे क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यहाँ तक, है ना। चलो, ये कुछ और पंक्तियां मैंने आपको दे दी, आपको पढ़ना है मेरे भाई इन पंक्तियों को, ना, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ये सारी पंक्तियों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने दी हैं यहाँ पर, है ना। जैसे इसको याद रखना कि आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष था। ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इस तरीके की बहुत सारी पंक्तियाँ मैंने आपको दी है ना। अगली रचना हमारी आती है कविता क्या है। कविता क्या है 1909 में प्रकाशित हुई थी, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ। कब हुआ? 1884 में हुआ। सरस्वती पत्रिका, सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका 1909 में प्रकाशित हुई। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। याद रखना, कविता क्या है जो निबंध है वो सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित तो है, लेकिन ये चिंतामणि भाग 1 काव्य संग्रह में भी संकलित है। किसमें? काव्य संग्रह में। सॉरी स्टूडेंट, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि एक भाग में और कौन कौन से निबंध संकलित है ये हमें यहाँ बताया गया है। इसमें टोटल 17 निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में टोटल कितने निबंध संकलित है? 17 निबंध है। एक बार उन निबंधों को पढ़ लेना, क्योंकि एक बार PYQ में आया था, इस निबंध में से कुछ 3 नाम दिए थे और एक नाम नहीं दिया था। आपको बताना था कौन सा नहीं था, है ना। इनका सिक्वेंस जमाने का इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं मेरे भाई, है ना। और जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो चिंतामणि भाग 1 में निबंध संकलित है, उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार क्या है? भाव या मनोविकार। दूसरा है उत्साह। क्या है? उत्साह। तीसरा है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति। चौथा करुणा, लज्जा और ग्लानि। पांचवा लोभ और प्रीति। छठा घृणा। 7 ईर्ष्या। 8 भय।
9, क्रोध 10, कविता क्या है 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र 12, तुलसी का भक्ति मार्ग 13 और मानस की धर्मभूमि 14, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था 15, साधारणीकरण व्यक्तित्व वैचित्रवाद 16 और रसात्मक बोध के विविध रूप ये 17। ये 17 निबंध हमारे चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसमें से हमारा कविता क्या है ये निबंध भी उसी में संकलित है। किसमें संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है। तो ये आपको याद रखना है कि चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध संकलित है। यहाँ से पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ गया इन 17 के 17 निबंधों में से, इसलिए उसको अच्छे से याद रख लेना। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भाग या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी तुलसी का श्रद्धा मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्रवाद और रसात्मक बोध के विविध रूप। ये चीजें आपको याद रखना है। विषय वस्तु, कविता क्या है आचार्य शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपने काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस पंक्ति का क्या मतलब है? देखो, 1909 में उन्होंने पहला निबंध कविता क्या है लिखना स्टार्ट किया था, यानी अपनी शुरुआत करी थी। लेकिन 1939 तक जब तक उन्होंने निबंध लिखा तो उनके पहले और सबसे लास्ट वाले निबंध में जमीन आसमान का अंतर, हमें वैचारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। फिर आता है संक्षेप में कहें तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त देता है, यानी उसी को यह करता है। अब शुक्ल जी ने जो 14 प्रकरण उठाए वो इस प्रकार है। 14 प्रकरण क्या है मेरे भाई, ये बता दो। देखो, जो कविता क्या है उसमें 14 प्रकरणों में बांटा। कविता क्या है निबंध को कितने प्रकरणों में बांटा? 14 प्रकरणों में बांटा। ये याद रखना, कान खोल के, ये आता है 14 प्रकरणों में बांटा। लेकिन वो 14 प्रकरण कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया एक बार के PYQ में, ये दिए थे कि इनमें से कौन सा प्रकरण कविता क्या है निबंध के नहीं है, है ना। इस तरीके क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी पढ़ना है। पहला है कविता क्या है, दूसरा सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा कविता और सृष्टि प्रसार, तीसरा मार्मिक तथ्य, चौथा काव्य और व्यवहार, पांचवा मनुष्यता की मृत्यु, छठा भाव और कल्पना, छठा क्या है भाव और कल्पना, सातवां क्या मनोरंजन, आठवां क्या है सौंदर्य, नौवां क्या है चमत्कारवाद और 10वां क्या है कविता की भाषा। कविता की भाषा, अलंकार, अलंकार, कविता पर अत्याचार और फिर कविता की आवश्यकता, कविता की आवश्यकता। ये हमारे टोटल एक तरीके से, वैसे टोटल 14 प्रकरण है। ये 14 प्रकरण दिए गए। देखो, इसमें पूरे में क्या बात होगी क्या नहीं होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कविता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कविता लिखी जाती है उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किन किन चीज़ों का जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ें होगी लिखते समय, क्या विशेषता रखे, क्या ध्यान रखे, इन सब पर डिस्कस किया गया है ना। तो पहला है, इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरणों में इसको बताया, ये याद रखो। दूसरा, वो 14 के 14 प्रकरण क्या है, तो कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता की सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना और कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता, ये सब चीजें ना। प्रमुख उद्धरण की अगर हम बात करें तो कविता क्या है, पहला ही उद्धरण आएगा कविता क्या है, ये पहला उद्धरण है हमारा, कविता क्या है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उद्धरण होंगे, यानी कुछ पंक्तियां होगी, उनको हम देख लेते हैं ताकि हमें कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रहे कि हाँ ये पंक्ति तो हमने उस वाले उद्धरण में देखी या उस वाली रचना में देखी है ना। ये चीज़ें याद रखना है। तो मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है ना। और इसी को जीना कहता है। जिस अंत रूपांतरण रूपात्मक क्षेत्र में वो व्यापकता व्यवसाय चलता रहता है, उसका मन जगत जब तक कहीं अपनी पृथक सत्ता की भावना को
ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों के अपने योगा क्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि से संबंध करके देखा करता है ना। यानी कुल मिला के कविता क्या है, उसमें अगर मनुष्य के भाव वाली पंक्ति आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि ये हमारे कविता क्या है कि निबंध की पंक्तियां है। ये चीज़ें याद रखो, बस पूरा पैराग्राफ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ये हमारी कविता क्या है, निबंध की पंक्तियां है, ये याद रखना है। फिर अगला जो प्रकरण है वो आता है सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता के आवरण और कविता अगला है। इसमें क्या है, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जयो जयो मनुष्यता के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, तयो तयो उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए, है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सभ्यता के आवरण और कविता में क्या है, सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जयो जयो मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, तयो तयो उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस निबंध की पंक्ति है या उस निबंध के किस प्रकरण की है। तो सभ्यता के आवरण और कविता वाला जो प्रकरण है उसकी हमारी ये है ना, ये चीज़ें याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों। चलो, उसके बाद आता है कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जाए कि किस रचना की है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये हमारे कविता क्या है की है ना। उसके बाद इसी के प्रच्छन्नता, देखो आपको, आप कहोगे सर ये सारी पंक्तियां नहीं याद रहेगी हमें, मैं भी कहता हूँ नहीं याद रह सकती, एक आम इंसान को सभी रचनाओं की सारी पंक्तियां याद नहीं रहेगी, लेकिन एक ट्रिक होती है याद करने की। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। अब अधिकतर बच्चे इस क्लास को बंद कर चुके होंगे, अब सीक्रेट जान लो, ठीक है। देखो, ये पूरा पैराग्राफ है। अब आप मुझे खुद बताना, इस पूरे पैराग्राफ में कभी भी कोई भी व्यक्ति क्या इसको बीच में से किसी पंक्ति को स्टार्ट करके आपको देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या यहाँ से स्टार्ट करके देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर उसको इस पैराग्राफ को देना है, आपसे कोई एग्जाम में पूछना है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करेगा? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और स्टार्टिंग की एक या दो पंक्ति देगा आपको। अगर उसने दो पंक्ति दे दी आपको, तो आप बता पाओगे कि हाँ सर ये दो पंक्ति है और ये दो पंक्ति उस रचना की है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर पैराग्राफ की आपको स्टार्टिंग की दो पंक्ति, अगर पैराग्राफ बड़ा है तो दो पंक्ति देख लो, और अगर पैराग्राफ बड़ा है तो उसकी दो पंक्ति देख लो, अगर पैराग्राफ छोटा है तो पूरी पंक्तियां देख लो। खास करके छोटी पंक्तियां तो कोई भी मत छोड़ो, है ना। तो ये एक ट्रिक होगी आपको। जैसे काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे, है ना। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये पंक्ति हमारी क्या है? ये पंक्ति हमारी कविता और सृष्टि प्रसार। अब देखो, कविता और सृष्टि प्रसार की कौन सी पंक्तियां, ये हमें देखना है। कविता और सृष्टि प्रसार की, देखो ये सारी चीजें मैंने इसलिए दे रखी है आपको कि सब रचनाएं सब पंक्तियां तो याद नहीं रखोगे, लेकिन उसकी कुछ हिंट तो याद रख पाओगे। और जो इंपॉर्टेंट वो मैं बताता जा रहा हूं आपको, है ना, कि यार ये पंक्तियां तो मत छोड़ना, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इसलिए ये कुछ चीजें याद रख लेना है। तो अब हमारा तीसरा पार्ट क्या आया है यहाँ पर, तीसरा या चौथा, कविता और सृष्टि प्रसार दिया उन्होंने। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। मेघदूत ना कल्पना की कीड़ा है ना कला की विचित्र, है ना। ये चीजें कुल मिला के इसमें सारी चीजें क्या बता रहा है कि जो कविता लिखी जाती है वो किस किस तरीके से लिखी जाती है, उसमें किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है, यही चीजें यहाँ पे बता रहा है। फिर आता है मार्मिक तथ्य। तो मार्मिक तथ्य में आपको क्या बताना है, जैसे कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता होती है। अब ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है आपको। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकना
चला जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसके कुछ पंक्ति ऊपर मतलब स्टार्टिंग की पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कविता क्या। देखो इस रचना में मैं आपको बता दूं कि आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किस प्रकरण की है, यानी कविता क्या है, निबंध के किस प्रकरण की, ये तो बहुत कम चांस है क्योंकि वो बड़ा निबंध है तो इतना तो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस निबंध की है, तो कम से कम ये तो याद रखना कि किस निबंध की है ना, तो ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद आपको इस पूरे पैराग्राफ में से एक पंक्ति याद रखना है। कुछ ऐसी पंक्तियां होती है जो पैराग्राफ में आ सकती है, जैसे ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। अब ये एक ऐसी लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, और सिर्फ ये इतनी सी लाइन देकर आपसे बोल दे कि भाई मेरे बताइए ये पंक्ति किसकी है, तो कविता क्या है, इसकी पंक्ति है ना। कविता क्या है, निबंध की ये पंक्तियां हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी। और जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें स्किप करना चाहिए ना। हाँ, आपका लक्ष्य अगर सिर्फ पीएचडी या नेट है तो ठीक है, एक बार का मान भी लूं कि थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर जीआरएफ का चाहिए तो यार भाई सीधी सी बात है, 110 क्वेश्चन का टारगेट रखना है 150 में से, है ना। अब उसमें से भी हिंदी में लगभग 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। 80 क्वेश्चन से नीचे जीआरएफ नो, इम्पॉसिबल, क्योंकि आप उसमें मैक्सिमम 30 से 40 के बीच में सही कर पाओगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, कोई 30 कर पाता है, कोई 35 कर पाता है, कोई 40 कर पाता है पेपर फर्स्ट में ना, तो वो इधर कम होते जाते हैं, बात तो एक ही होता है। इसलिए चीज़ों पर ध्यान रखना। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आहत, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आएगी ही आएगी एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ। इसको 5 स्टार बना लो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना ही पड़ेगा। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्रों और विस्तार कर देती है, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति याद रखना। मनुष्यता की उच्च भूमि में जो एक पंक्ति दे रखी है वो याद रखना। कविता वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं, ये चीज़ें भी आ सकती है। भावना और कल्पना से कुछ पंक्तियां हैं जो आ सकती है। मनोरंजन वाले से हो सकती है। तो ये सारी पंक्तियां मैंने दे रखी है आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आपको देखनी चाहिए एक बार पूरी, और उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो जैसे सौंदर्य वाले में, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु, ये पीवाईक्यूज में आई हुई पंक्ति है। अब ये पीवाईक्यूज में आई हुई है, अब मैं कैसे कह दूं कि भाई ये पंक्तियां नहीं आएगी, आपको पंक्तियां नहीं देखनी है, क्योंकि आई हुई है ना। अगर नहीं आती तो मैं कह देता ये तो आई हुई पंक्ति है। अब आई हुई पंक्ति है तो मेरे भाई आई है तो आई है, देखना है तो देखना है। इस तरीके से हमें देखना है चीज़ों को, है ना, ये चीज़ें हमें देखना है। फिर चमत्कारवाद से, कविता की भाषा से, ये सारी चीजें आई हुई है ना। तो इनको आपको मैं ये नोट्स जो सब कविता की भाषा से, ये 3 जो लास्ट की छोटी छोटी पंक्तियां, इसमें से ये 2 पंक्तियां आई जहां सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पूछा गया एक बार, है ना। तीसरी विशेषता कविता की भाषा वर्ण विन्यास की है, ये भी पूछा गया एक बार। ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है, जो मतलब डिस्कस करना जरूरी है आप लोगों के साथ, मुझे बताना जरूरी है कि भाई ये पंक्तियां देख लेना जो मैंने नोट्स में दिए, और इनको अच्छे से देखना है। इनको सिर्फ रीड करना है, 2-3 बार रीड करोगे अपने आप दिमाग में चलेगा कि ये किस निबंध की या किस रचना की पंक्तियां है, ये अपने आप आता रहेगा आपके इसमें ना। कविता की विशेषता मैंने 14 के 14 प्रकरण आपको दे दिए, और 14 के 14 प्रकरण में कौन कौन सी पंक्तियां आई है ये सब चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई है ना। कविता की आवश्यकता तक मैंने सारा आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इसमें कोई चीजें मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ी है। चलो आज की फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं तक देखते हैं। अगला नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगली क्लास में देखते हैं मेरे भाई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 42 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। आप ज़्यादा बड़ी क्लास देखते नहीं हो, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली जो क्लास है नाखून क्यों बढ़ते वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम देखेंगे, तो कल की क्लास में देखेंगे। क्लास 8 हमारी कल की रहेगी, आज क्लास 7 हमारी थी। बाकी अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना मेरे भाई कि क्या आपका फीडबैक है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जिन ग्रुप्स में आपके दोस्त जुड़े हुए कि भाई जो हिंदी की तैयारी वर्ग 1, 2, 3 एमपी सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचाइए इन चीज़ों को, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे।